नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रगति पथ क्लासेस पर। तो साथियों, आज कोचिंग में बारिश हुआ था, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम लोग आज टैब के माध्यम से ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्ड करके। तो साथियों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्लास 6 का NCERT जो होता है भूगोल का, उसका चैप्टर 1 पढ़ने का प्रयास किया था। चैप्टर का नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। क्या था? तो सौरमंडल में पृथ्वी। हम लोगों ने उस समय पार्ट 1 देखा था, अब पार्ट 2 देख रहे हैं वीडियो का। इसमें हम लोग क्लास जो होता है चैप्टर पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में यह पढ़ने का प्रयास किया था कि सौरमंडल क्या होता है और जो सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि तारा ग्रह में अंतर देखा था। फिर हम लोगों ने 8 ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी के बारे में ही समझने का प्रयास किया था। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ चंद्रमा के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह कितने हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पे, तो सौरमंडल में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रह जो है, ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो 8 है। कितनी है ग्रहों की संख्या? तो 8 है। तो सबसे पहले जो नज़दीक का ग्रह है, सूर्य से नज़दीक का ग्रह, वो बुध होता है। 8 ग्रहों को देख लेते हैं। उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद हमारी पृथ्वी आता है, उसके बाद हमारी मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको यूरेनस को अरुण, इसको वरुण कहते हैं। तो 8 ग्रह हो गया। कौन कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन 8 ग्रहों को मिलकर ग्रह मंडल का निर्माण होता है। 8 ग्रह। धार्मिक मान्यताओं में तो मान्यता है कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन जो एक ग्रह था प्लूटो, एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, इसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। कब रद्द कर गई? रद्द कर दी गई तो 2006 ईस्वी में रद्द कर दी। कारण इसका था रद्द करने का कि इसका जो क्राइटेरिया था, ग्रह का जो क्राइटेरिया होता है, उसको ये ग्रह प्लूटो फुलफिल नहीं करवाया। मतलब कि ये ग्रहों की श्रेणी में तो आते थे, लेकिन जो ग्रह का क्राइटेरिया होता है कि ग्रह किस रूप में होना चाहिए, तो वो इस क्राइटेरिया को प्लूटो जो है फुलफिल नहीं कर पाया। मतलब कि ये छोटा, बहुत ग्रह से बहुत छोटा था, और जो है पृथ्वी का जो चक्कर लगाता था, कभी कभी बीच में भी आ जाता था। इस कारण से जो प्लूटो था, इसकी मान्यता 2006 में रद्द कर दी जाती है। अब देखते हैं जो तारा होता है, क्या जो तारा होता है और ग्रह होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो ग्रह होता है, ये इनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, ये तारों के ही प्रकाश से चमकते हैं। तो ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्या होते हैं? तो तारों के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। इनका खुद अपना प्रकाश या ऊर्जा नहीं होता है। ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये जो है सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं, 8 ग्रह, वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इसलिए ये पथ कक्षा कहलाता है। ये पथ क्या कहलाता है? तो कक्षा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे सूर्य हो गया, तो इसके जो चारों ओर है दीर्घ वृत्ताकार पथ, मान लेते हैं यहाँ सन हो गया, तो इसी के चारों ओर सब जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को दीर्घ वृत्ताकार पथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो बुध जो हो गया, सबसे नज़दीक का ग्रह हो गया, जो मैंने पहले भी बताया था कि बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार और जो वातावरण है, पर्यावरण है, दोनों में पृथ्वी के समान ही यहाँ पे स्थिति पाई जाती है। आकार के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि उपग्रह पढ़ लिए। अब उपग्रह देखते हैं, उपग्रह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो देखिए, उपग्रह जो होता है, क्या होता है? ग्रह जो है, ग्रह जो होता है हमारा, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो ग्रह होता है हमारा, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन जो हमारा उपग्रह होता है, वो ग्रह का चक्कर लगाता है। क्या? जो हमारा उपग्रह होता है वो ग्रहों को चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह बीच में हो गया, तो इसके चारों ओर जो हमारे उपग्रह होते हैं वे चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को उपग्रह कहा जाता है। तो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता हो उसे ही उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। क्या है? तो चंद्रमा है। इसी प्रकार जो अन्य ग्रह हैं उनके पास भी बहुत सारे उपग्रह पाए जाते हैं, और वे उन ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं।
अब देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, जो आसमान में दिखता है एक चंद्रमा, एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का है, और एकमात्र पृथ्वी का यही चंद्रमा उपग्रह है। देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले व्यक्ति ने कौन पहुंचा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो कब 1969 ईस्वी में, कब 1969 ईस्वी में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लास 6 के अनुसार कि चंद्रमा पर पहले कौन से व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहले बार कदम रखे थे, तो आपका हो जाएगा आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिनों में पूरा करता है। आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य का, जो सूर्य एक तारा है, उसका चक्कर कितने घंटों में पूरी करती है, तो 24 घंटा 6 मिनट में। कितना? 24 घंटा 6 मिनट में। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो ग्रह का चक्कर लगाती रहती है। जो पृथ्वी हमारी है, ग्रह पृथ्वी, उसका चक्कर कौन लगाती है, तो चंद्रमा लगाती रहती है। कौन? तो चंद्रमा लगाती रहती है, मून। तो ये कितने घंटों में पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेती है, तो 27 दिन में। कितना? 27 दिन में चक्कर पूरा करने में लगाती है। अब जो उपग्रह हैं ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो एक नेचुरल, एक ह्यूमनॉइड। क्या? एक नेचुरल, एक मानवकृत उपग्रह हो सकते हैं। तो जो मानव जो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वे खुद से बने होते हैं, जो लेकिन जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वे मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। इसका उपयोग किस लिए होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो जो ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त होती है इन्हीं उपग्रह के माध्यम से होती है। पृथ्वी में जो संचार व्यवस्था होता है, जैसे कि आप फ़ोन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, कैसे लग जाता है, यही उपग्रह की वजह से लगता है। और सारी जो चीज़ें, जैसे टीवी कैसे चलती है, इन्हीं सारी उपग्रहों से चलती है। टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया। अभी सुनते होंगे कि एलोन मस्क पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से विश्व को जोड़ रहा है। तो कैसे जोड़ रहा है? इसी सेटेलाइट के माध्यम से जोड़ रहा है। उसका जो सेटेलाइट है स्टारलिंक, उन्हीं के माध्यम से ये जोड़ रहा है। तो जो मानव निर्मित उपग्रह है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और अन्य जो सारी मानव की गतिविधियां हैं उनमें ये सहायक होती है। कुछ जो भारत की सैटेलाइट हैं उनमें से है जो आर्यभट्ट भी था, इनसेट था, IRS एडुसेट था। अब आपने सुना होगा कि भारत की पहली सैटेलाइट तो आर्यभट्ट था। इसी प्रकार से बहुत सारी सैटेलाइट भारत भी बना चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, उपग्रह के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि जो तारा है, सबसे इम्पोर्टेंट तारा जो अभी है वो है सूर्य। सबसे नज़दीक, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। अब सूर्य के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग सूरज भी कहते हैं, सन भी कहते हैं, और अन्य नामों से जानते हैं। देखिए, सूरज जो है पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, तो 15 किलोमीटर लगभग दूरी पर है। कितना है, तो 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और जो सूरज है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूरज जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसे सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सूरज को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, सन को कहा जाता है। देखिए, मान लेते हैं सन है बीच में, ठीक है, बीच में सन रहता है, बीच में सन है, और इसके चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वे चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए इसे जो बीच में होने के कारण इसे सौर परिवार का एक सौर परिवार बनता है। इसलिए उसे सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। यह गैस का बना होता है और बहुत ही गर्म होता है। आप देखते होंगे कि अगर गर्मी का दिन आता है तो सूर्य इतना अधिक दूरी पर होने के कारण भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। कहाँ? गर्मी के मौसम में। और सोचिए, जब सूर्य के नज़दीक जाइएगा तो कितना अधिक गर्म होगा वो। इसी कारण गैस का बना होने के कारण बहुत अधिक गर्म होता है, और बहुत अधिक बे टेम्परेचर का होता है, तापमान का होता है। यह ग्रहों को प्रकाशित करता है। मैंने पहले भी बताया कि जो ग्रह होते हैं उनका खुद का प्रकाश या ऊर्जा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं तथा ऊर्जावान होते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है या 8 ग्रह हैं उनको प्रकाश या ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ये जो सूर्य है, सबसे नज़दीक का तारा सूर्य, यही हमारे ग्रहों को प्रकाशित करता है और ऊर्जावान बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नक्षत्र मंडल के बारे में ज़रूर सुना होगा कि नक्षत्र मंडल, नक्षत्र क्या चीज़ होते हैं। तो आपने कभी कभी आसमान में देखा होगा कि कभी कभी अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि सतभैबा है, तारा जो लगातार 7 तारा से बना हुआ होता है आसमान में। जब साफ मौसम रहता है गर्मियों के दिनों में, जब आप लोग छत पर सोते होंगे तो देखते होंगे तारे को। तो तारा का अलग अलग नाम है।
ये नहीं है कि ये तारा हो गया वो तारा हो गया, तो उनका भी अलग अलग नाम है। और जब वे मंडल बना लेते हैं एक दूसरे से सहायता से नज़दीक नज़दीक होके, तो उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो ये नक्षत्र मंडल क्या है, कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, तो इनके बारे में देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नक्षत्र मंडल क्या है, तो तारों के विभिन्न समूहों मतलब ग्रुप को के द्वारा बनाई गई विविध आकृति मतलब विभिन्न प्रकार जो आकृतियाँ बनती है उन्हीं को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। मतलब कि आप लोग देखते होंगे सतविवाह, कभी मम्मी पास सुनते होंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार से सतविवाह बना रहता है, जिसे सप्तऋषि तारा भी कहते हैं। तो ये प्रकार का नक्षत्र मंडल है, जैसे कि उड़सा मेजर, अर्सा मेजर या उड़सा मेजर या बिग बियर इसे कहते हैं, इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आता है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल में अलग अलग इसका नाम है, जैसे भृगु हो गया, ऋषि हो गया, अत्रु हो गया, अलग अलग तारा का नाम होता है। अब तारा में सबसे जो देखते हैं, तारा में सबसे इम्पोर्टेंट तारा है हमारा ध्रुव तारा। क्या, तो ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो है हमारा हमको एक प्रकार से दिशा दिखाने का माध्यम बनता है या दिशा दिखाने का प्रयास करता है। तो वे कौन सा दिशा हमको दिखाते हैं, तो वे उत्तर दिशा को बताता है। कौन सी दिशा को बताता है, तो उत्तर दिशा को बताता है। आपको याद रखना है कि उत्तर दिशा को बताता है। जब देखिए इसका इतिहास रहा है कि जब प्राचीन समय में जब घड़ियाँ नहीं थी या जो समय या दिशा दिखाने के वाला यंत्र नहीं था, तो ध्रुव तारा के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जो रास्ते होते थे उसको तय करते थे अपने। जैसे कि किसी को पूरब जाना है तो वे अपने बायां हाथ को वे अपने मतलब कि जो बायां होता था उसको उत्तर की तरफ रख लेते थे। इसी प्रकार से वे सफ़र करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ध्रुव तारा का भी अपना एक महत्व था। अब आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है हमारा नक्षत्र मन या क्या बोलते हैं उसको, सौरमंडल में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह हमारा सौरमंडल में, देखिए सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं सन है। क्या है, सन है। इसके बगल में हमारा बुध पड़ता है। क्या पड़ता है, बुध, बिफोर बुध। उसके बाद हमारा क्या पड़ता है, शुक्र पड़ता है, शुक्र पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पृथ्वी पड़ता है। उसके बाद मार्स है जिसको मंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति पड़ता है जो कि अधिक बड़ा होता है, ठीक है। और इसके जो बीच में जो भाग खाली है, जो भाग खाली है, इसी भाग में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। उल्का पिंड पाया जाता है इसी ग्रह में, एस्टेरॉयड पाया जाता है इसी ग्रह में। तो देखिए इसी बेल्ट को क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, इसी बेल्ट में ये सब क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता कि जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट होता है किनके किनको बीच में होता है, तो वे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ग्रहों के ही भाग हैं जो क्षुद्र ग्रह हैं, वे ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जो क्षुद्र ग्रह हैं वे ग्रहों के ही भाग थे, मतलब कि जो बहुत प्राचीन समय में ये ग्रहों से ही टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। ये असंख्य पिंड मतलब बहुत सारे संख्या में ये पाए जाते हैं, मतलब कि पत्थर के आकार का बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में पाए जाते हैं। और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मतलब छोटा होने के कारण क्षुद्र कहा गया है, तो ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। बड़ा भी होते हैं लेकिन ये ग्रहों से ही टूटकर बने हैं। अब समझ लेते हैं सबसे उल्का पिंड क्या होता है, उसके बाद आकाश गंगाएँ क्या है। तो देखिए उल्का पिंड जो है, उल्का होता है कि सबसे पहले इसको उल्का कहा जाता है, लेकिन जब धरती पर गिर जाती है तो इसे उल्का पिंड का नाम दिया जाता है। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में इसको उल्का पिंड कह देते हैं। जब आसमान में होता है तो इसको उल्का कहा जाता है, जब ये धरती पर गिर जाती है तब उल्का पिंड का नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। जब ये उल्का उल्का कहा जाता है जब ये उल्का पृथ्वी पर टकरा जाते हैं या गिर जाते हैं, तब इनका नाम उल्का पिंड हो जाता है। अब ये उल्का पिंड हमारी जब पृथ्वी पर आती है तो मध्य मंडल में जलने लगती है। कहाँ, हमारी जो पृथ्वी है बहुत सारे मंडलों में विभाजित है, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, उसके बाद
तापमंडल हो गया, उसके बाद वायुमंडल हो गया। तो जो मध्यमंडल आता है, इसी में आकर जो उल्का होती है वे जलने लगती है, क्योंकि यहाँ पे घर्षण, यहाँ पे आयन ज़्यादा होता है, इस प्रकार इसी कारण ये घर्षण करने लगती है, और घर्षण करने के कारण ये जलने लगती है। और जलने से ही ये उल्का पिंड का निर्माण, मतलब उल्का पिंड कहलाता है। जब ये धरती पर गिरती है तो वहाँ पे वे गड्ढे बना देती है, इन्हीं कारण इनका बहुत तेज वेग होता है, इसी कारण गड्ढा बना देती है, तो उल्का पिंड नाम दिया जाता है। अब समझते हैं कि आकाशगंगा क्या होता है, क्या कि आकाशगंगा क्या होता है। तो समझिए, जैसे लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। जैसे कि सूर्य एक तारा है, उसी प्रकार से जब लाखों तारा एक समूह में आ जाते हैं तो उनको आकाश गंगा कहा जाता है। ये मिल्की वे, जैसे हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही भाग, जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य और 8 ग्रह और उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह आते हैं, वे हमारी कौन सी आकाश गंगा का भाग है, तो मिल्की वे का भाग है। सौरमंडल जो है आकाश गंगा का भाग है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखिए, जब लाखों तारा मिलती है तो वे आकाश गंगा का निर्माण करती है। जब लाखों आकाश गंगा मिलती है तो वे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्या? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि इमेज के माध्यम से देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है, कि सूर्य और ये सब चीज़ें। देखिए, यहाँ इमेज के माध्यम से समझिए कि सौरमंडल हमारा क्या होता है, मतलब उसमें कौन कौन सी ग्रहें पाई जाती है, उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हो गया ये सन हो गया, क्या हो गया हमारा सूरज हो गया, सूर्य हो गया, जो कि यहाँ पाया जाता है, जो कि सूर्य परिवार का मुखिया होता है। उसके बाद हमारा मार्स, मरकरी पाया जाता है, जिसको हम बुध कहते हैं। उसके बाद वेनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। उसके बाद हमारी जो अर्थ है, मतलब जो पृथ्वी है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। उसके बाद हमारा मंगल, जिसको मार्स कहते हैं। उसके बाद जो हो गया बृहस्पति हो गया, क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। उसके बाद हो गया शनि हो गया, क्या हो गया, तो शनि हो गया। उसके बाद यूरेनस, अरुण हो गया। उसके बाद वरुण हो गया, क्या, अरुण और वरुण। सबसे पहले हमारा सूर्य होता है, उसके बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह, उसके बाद सेटर्न ग्रह मतलब शनि ग्रह, उसके बाद अरुण और वरुण आता है। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन होगा, तो मरकरी यानी कि बुध होगा। पृथ्वी कितने नंबर में आएगा, तो 3rd नंबर में आएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपको इमेज के माध्यम से देखने से पता चल रहा होगा कि जो हमारा बृहस्पति है, यही सौर परिवार का या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? बृहस्पति। उसके बाद शनि आता है। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था एस्ट्रॉयड मतलब कि क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। एस्ट्रॉयड मैंने क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट होता है यही है। किसके, कौन कौन ग्रह के बीच में पाया जाता है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में। हमने बताया भी था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह यहाँ पे हैं। हमने देखा था कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वे है मून। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, वे है मून है। क्या है? मून है। उसके बाद देखिए, बृहस्पति का कितना, यूरोपा है, उसके बाद गायनामाइड है, यही सब है बृहस्पति का। उसके बाद शनि का हो गया, टाइटेनियम है, टाइटन है, ये सब शनि का उपग्रह हो गया। अब देखिए, मंगल का भी है, फेबोस और डेमोस। फेबोस और डेमोस उपग्रह किसका है, तो मंगल ग्रह का है। तो हम लोगों ने सौरमंडल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हुआ है, ये आप बता सकते थे, या हमें सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा, इसी तरह आप चैनल पर बने रहिए। जी धन्यवाद।